बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये टॉपिक जो आज हमने देखना है दैट इज टॉर्क। इसका दूसरा नाम है मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स, इसको डिफाइन हम ऐसे करते हैं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट ड्यू टू एन अप्लाइड फोर्स। ठीक है, किसी फोर्स की वजह से कोई बॉडी रोटेट अगर हो रही है तो वो कितना रोटेट हो रही है, दैट टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स ऑन अ बॉडी ड्यू टू एन अप्लाइड फोर्स। ठीक है, सो टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स अबाउट एन एक्सिस और अ पॉइंट इज नोन एज टॉर्क। जिस पॉइंट के अबाउट वो बॉडी रोटेट करती है उसको हम पिवट पॉइंट भी कहते हैं, और जो एक्सिस होता है, जिस एक्सिस इज अ लाइन, जैसे एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन, वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन, सो एक्सिस हम लाइन को कहते हैं। सो एक्सिस ऑफ रोटेशन वो लाइन जिसके अबाउट बॉडी रोटेट होती है, दैट इज नोन एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, जैसे ये फैन रोटेट होता है तो फैन का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये वो लाइन है जो ये जिस रॉड से ये छत में लगा हुआ है फैन, इसके सेंटर से जो लाइन पास हो रही है, ठीक है, दैट इज द लाइन, दिस लाइन इज नोन एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो फैन इस तरह से रोटेट हो रहा है, आमतौर पे एक्सिस ऑफ रोटेशन प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो उसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं, उस लाइन को जिसके अबाउट वो बॉडी रोटेट होती है। तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स ड्यू टू टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स ऑन अ बॉडी अबाउट अ लाइन और अबाउट अ पॉइंट इज नोन एज टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, मैथमेटिकली इसको हम लिखते हैं टॉर्क को, या मैथमेटिकली हम इसको डिफाइन करते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म और फोर्स का प्रोडक्ट, फोर्स के मैग्नीट्यूड का। ठीक है, ये दोनों मैग्नीट्यूड्स हैं। ये मोमेंट आर्म बेसिकली एक लेंथ होती है, क्या होती है अभी हम देखते हैं, लेकिन फोर्स जो अप्लाइड फोर्स है जिसकी वजह से बॉडी रोटेट हो रही है, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू मोमेंट आर्म, दिस प्रोडक्ट गिव्स अस द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। तो फोर्स को हम F से लिखते हैं, मोमेंट आर्म को हमने यहां L से लिखा है, तो इस प्रोडक्ट को हम टॉर्क कहते हैं। अच्छा, फोर्स तो आपको पता है क्या होती है, मोमेंट आर्म इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं मोमेंट आर्म, या इसका दूसरा नाम है लीवर आर्म। ठीक है, सो मोमेंट आर्म और लीवर आर्म, दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसको हम कहते हैं मोमेंट आर्म। तो देखें यहां पे ये इक्वेशन ये शो कर रही है, इक्वेशन 1, कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। फोर्स जितनी ज्यादा होगी टॉर्क भी उतना ज्यादा होगा, फोर्स कम होगी तो टॉर्क भी कम होगा, फोर्स जीरो होगी तो टॉर्क भी जीरो होगा। एंड सेकेंडली टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टॉर्क की वैल्यू। ठीक है, यानी मोमेंट आर्म जितना कम होगा टॉर्क उतना कम होगा, मोमेंट आर्म जितना ज्यादा होगा टॉर्क उतना ज्यादा होगा, मोमेंट आर्म जीरो होगा तो टॉर्क भी जीरो होगा। अगरचे फोर्स होगी, इफ फोर्स इज अ वेरी लार्ज फोर्स बट मोमेंट आर्म इज जीरो, देन टॉर्क विल बी जीरो, देयर विल बी नो रोटेशन फॉर दैट फोर्स हुज मोमेंट आर्म इज जीरो। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहां पे देखें, ये एग्जांपल इसको कंसीडर करें। ये जैसे डोर होता है, दरवाजे को आप ओपन करते हैं क्लोज करते हैं, तो बेसिकली वो रोटेट होता है अबाउट इट्स एक्सिस। यू आर अप्लाइंग अ फोर्स, जब तक आप दरवाजे पे फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे वो ओपन या क्लोज
नहीं होगा, यानी वो रोटेट नहीं होगा। फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे ये देखें, ये अगर आप इसको एज अ डोर कंसीडर करें तो ये यहां पे अभी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इधर, और ये वो साइड है जहां पे इसके हिंजेस लगे हुए होते हैं, कब्जे जो लगे हुए होते हैं, जहां से ये दरवाजा अटैच होता है दीवार के साथ। तो वो लाइन जो यहां से पास हो रही है, दैट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, उस लाइन को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। और यहां पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। देखें इधर, या आपने देखा होगा कि दरवाजे को खोलने के लिए जो हैंडल लगा हुआ होता है वो बिल्कुल इस एज पे लगा होता है, आउटर एज पे। ठीक है, तो वो इसलिए आउटर एज पे लगा होता है ताकि मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस हो सके, टू बिकॉज वी आर इंक्रीजिंग द मोमेंट आर्म। अगर आप हैंडल को यहां पे लगाए तो ये पूरा डिस्टेंस मोमेंट आर्म है। कौन सा डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस between the line of action of between the axis of rotation and line of action of force। देखिए फोर्स इस तरफ आ रही है, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड दैट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। इनके दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा। ठीक है, सो यहां देखें, इसको मैंने ड्रॉ किया है, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो देखिए फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन और एक्स ऑफ रोटेशन, ये एक्स ऑफ रोटेशन है ये वाली लाइन, और ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। इनके दरमियान दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज मोमेंट आर्म। ठीक है, इसको हम मोमेंट आर्म कहते हैं, विच इज डेजिग्नेटेड एज एल हियर। तो हैंडल यहां जो आपने लगाया हुआ है दरवाजे को खोलने के लिए, तो देखिए मोमेंट आर्म ज्यादा है, तो आप इसको इजीली ओपन कर सकते हैं। अगर आप हैंडल को यहां सेंटर में लगा दें तो देखिए मोमेंट आर्म कम हो गया, तो अब आपको डोर ओपन करने के लिए ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। जितना आप हैंडल को इधर लाते जाएंगे, अगर आप बिल्कुल एक्स ऑफ रोटेशन पे फोर्स अप्लाई करें, देन टॉर्क विल बी जीरो, बिकॉज मोमेंट आर्म इज जीरो इन दैट केस। सो एक्स ऑफ रोटेशन यानी ऐसी फोर्स जिसकी लाइन ऑफ एक्शन एक्स ऑफ रोटेशन में से पास हो रही हो, उस फोर्स का मोमेंट आर्म जीरो होता है और उसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता। ठीक है, आप इमेजिन करें आप दरवाजे में वहां पे फोर्स लगाएं जहां पे उसके हिंजेस लगे हुए हैं इस पॉइंट पे, तो देखिए ये इससे कोई इस पे रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। जितना आप दूर जाते जाएंगे यहां से, तो उतना ये इजीली ओपन होगा, उतना इजीली क्लोज होगा। सो दैट्स द रीजन कि हम हैंडल को बिल्कुल आउटर एज के करीब लगाते हैं, तो वो मोमेंट आर्म उससे मैक्सिमम होता है। सो मोमेंट आर्म इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इसी वजह से हम ये जब हम किसी बॉडी को रोटेट करना चाह रहे होते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि मोमेंट आर्म ज्यादा हो। आप बोल्ट्स को या नट्स को खोलने के लिए आप रेंच या स्पैनर यूज करते हैं। ठीक है, स्पैनर जो जैसे गाड़ी के व्हील ओपन करने के लिए उनके जो बोल्ट्स होते हैं उनको ओपन करने के लिए पाना यूज किया जाता है, जो स्पैनर होता है। अब वो स्पैनर की लेंथ जितनी ज्यादा होगी, तो उतना इजीली आप उस नट को रोटेट कर सकेंगे, ओपन कर सकेंगे या क्लोज कर सकेंगे। ओपन करने के लिए आप भी यूज करते हैं, क्लोज करने के लिए भी यूज करते हैं। तो आपके पास स्पैनर की लेंथ जितनी ज्यादा होगी, उतना इजीली यानी उतनी थोड़ी फोर्स से आप उस नट को ओपन कर लेंगे या क्लोज कर देंगे, कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि ट्रक्स में या बसेस में उनके जो बड़े व्हील्स होते हैं, उनको जब उन्होंने चेंज करना होता है, तो वो उसको बाहर निकालने के लिए जब उनके नट्स ओपन करते हैं, तो वो रेंच जो उनका जो पाना होता है या जो स्पैनर होता है, उसके साथ वो एक बड़ा सा पाइप कनेक्ट करते हैं, उसके अंदर पाइप डाल के फिर उस पाइप के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। सो दे आर इंक्रीजिंग देयर मोमेंट आर्म। वो उस स्पैनर का जो लेंथ बढ़ा रहे होते हैं, वो बेसिकली मोमेंट आर्म ज्यादा कर रहे होते हैं। तो मोमेंट आर्म जितना ज्यादा होगा, उतनी कम फोर्स लगाने से आपका टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। देखिए हमने कहा है मोमेंट आर्म ज्यादा होगा तो टॉर्क ज्यादा होगा, फोर्स ज्यादा होगी तो टॉर्क ज्यादा होगा। फॉर अ गिवन फोर्स आप मोमेंट आर्म इंक्रीज करके टॉर्क को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इस इक्वेशन से आप देख सकते हैं कि फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो टॉर्क की यूनिट क्या बनेगी? न्यूटन इनटू मीटर। ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर। एंड द डायमेंशन ऑफ टॉर्क, फोर्स की डायमेंशन इनटू लेंथ की डायमेंशन। फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस टू और इनटू एल, सो हो जाएगी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। दीज आर द डायमेंशन ऑफ
टॉर्क। तो देखिए टॉर्क की और वर्क की डायमेंशन या एनर्जी की सेम है। यूनिट भी, वर्क की यूनिट भी न्यूटन मीटर होती है, लेकिन उस न्यूटन मीटर को हम जाउल से रिप्रेजेंट करते हैं जो वर्क की यूनिट होती है। लेकिन टॉर्क की यूनिट को आप जाउल नहीं कहते, उसको हम न्यूटन मीटर ही कहते हैं और लिखते हैं। एंड टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो अभी हम देखते हैं इसकी डायरेक्शन क्या होगी। नाउ हियर वी हैव टू सी दैट व्हाट विल बी द टॉर्क ऑन अ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी मींस कोई सॉलिड बॉडी विच इज एबल टू रोटेट। देखें हर बॉडी रोटेट नहीं हो सकती, उस रोटेशन के लिए कोई पिवट पॉइंट होना चाहिए या उस बॉडी का कोई एक्स ऑफ रोटेशन होना चाहिए। उसकी सेटिंग इस तरह से होनी चाहिए कि वो बॉडी रोटेट कर सके, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये बॉडी देखें, अगर मैं यहां पे इस पॉइंट पे पिवट पॉइंट बना दूं, इसको फिक्स कर दूं यहां से, तो अब ये बॉडी रोटेट हो रही है लाइक दिस। तो ये इसका एक्स ऑफ रोटेशन है और ये इसका प्लेन ऑफ रोटेशन है। तो रिजिड बॉडी, हम यहां पे कोई आर्बिट्ररी शेप की रिजिड बॉडी कंसीडर कर रहे हैं विच इज पिवटेड एट अ पॉइंट ओ पॉइंट पे हमने इसको पिवट किया हुआ है लाइक दिस। सपोज ये वो रिजिड बॉडी है, तो इस तरह से हमने इसको पिवट किया हुआ है, ठीक है। आप ये कंसीडर कर लें, दिस में बी कंसिडर्ड एज अ रिजिड बॉडी। तो अगर आप इसको यहां पे कोई से पॉइंट पे आप इसको पिवट कर दें, लाइक यहां पे फिक्स कर दें इसका ये पॉइंट, तो और यहां पे फोर्स अप्लाई करें लाइक दिस, देन द बॉडी विल बी रोटेटेड, ठीक है। ये बॉडी देखें इस तरह से रोटेट हो रही है। एक्स ऑफ रोटेशन इज हियर दिस लाइन विच इज पासिंग परपेंडिकुलर। ये यहां पे एक्स ऑफ रोटेशन वो लाइन होगी जो यहां से परपेंडिकुलरली आउटवर्ड आ रही है, दैट इज द एक्स ऑफ रोटेशन फॉर दिस बॉडी। एंड इफ वी अप्लाई अ फोर्स हियर लाइक दिस, जो हमने फोर्स एफ अप्लाई की है, तो इस फोर्स की वजह से ये बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से रोटेट होगी अबाउट दिस पिवट पॉइंट और अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। ये बॉडी इस तरह से रोटेट होगी। तो देखें P इज द पॉइंट वेयर वी आर अप्लाइंग अ फोर्स F, और यहां पे हम पिवट पॉइंट को एज अ रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करते हैं। इन प्रॉब्लम्स में जो सर्कुलर मोशन वाले होते हैं, यहां पे पिवट पॉइंट होता है, तो वहां पे हम रेफरेंस पॉइंट पिवट पॉइंट लेते हैं, तो इसको हमने डेजिग्नेट किया है एज O। वैसे हम रेफरेंस पॉइंट एक्स वाई प्लेन में ओरिजिन को लेते हैं, लेकिन यहां पे हम रेफरेंस पॉइंट पिवट पॉइंट को लेते हैं O। सो देखें O से लेके P पॉइंट तक हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया विच इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। पोजीशन वेक्टर रेफरेंस पॉइंट से उस पॉइंट तक एक वेक्टर होता है जो उस पॉइंट की पोजीशन स्पेसिफाई करता है कि ये पॉइंट कहां पे है। सो इस पॉइंट P का जहां पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं पोजीशन वेक्टर R है, एंड एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ R एंड F, R और F के दरमियान जो एंगल है दैट इज थीटा। देखिए R की डायरेक्शन ये है और F ये है, तो इनके दरमियान एंगल थीटा है। तो देखिए अगर आप यहां पे देखें टॉर्क क्या होता है। टॉर्क हमने कहा है कि फोर्स और मोमेंट आर्म का प्रोडक्ट। तो यहां पे फोर्स तो F है, लेकिन ये R जो है इस वक्त पोजीशन वेक्टर तो है पॉइंट P का, बट इट इज नॉट द मोमेंट आर्म हियर इन दिस केस, क्योंकि मोमेंट आर्म होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहां पे आप देखें तो देखें एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है आउटवर्ड और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये वाली लाइन है, तो ये डिस्टेंस इनके दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बन रहा। सो दिस R इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P बट नॉट द मोमेंट आर्म फॉर फोर्स F। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम फोर्स F के दो कंपोनेंट्स बना रहे हैं। वन इज द कंपोनेंट अलोंग R की डायरेक्शन में फोर्स F का कंपोनेंट जिसको हमने F1 कहा है, और दूसरा F1 के परपेंडिकुलर विच इज हियर डेजिग्नेटेड एज F2। सो F1 एंड F2 इज F अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। F1 F2, F1 वेक्टर F2 वेक्टर और ये रिजल्टेंट वेक्टर F। तो हमने F के कंपोनेंट्स बनाए हैं F1 एंड F2। अब अगर यहां पे आप इसको देखें तो देखें F1 की जो लाइन ऑफ एक्शन है, फोर्स F1 की लाइन ऑफ एक्शन पिवट पॉइंट में से पास हो रही है, तो F1 का मोमेंट आर्म 0 है। इसका मतलब है F1 की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा, ठीक है। हमने कहा था जिस फोर्स का मोमेंट आर्म 0 होगा उसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। सो F1 की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसका मोमेंट आर्म 0 है। वैसे भी आप देखें तो बॉडी इस तरफ रोटेट हो रही है लाइक दिस, तो यहां पे रोटेशन किस तरफ है? along F2 की तरफ ये बॉडी रोटेट हो रही है। सो द कंपोनेंट ऑफ फोर्स विच प्रोड्यूसेस द टॉर्क
is F2 not F1। यही हमने जो वेक्टर प्रोडक्ट में एक चीज देखी थी कि यहां पे वेक्टर प्रोडक्ट में हम एक वेक्टर का वो कंपोनेंट लेते हैं जो दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। तो देखिए यहां पे आर फोर्स वेक्टर का वो कंपोनेंट जो आर के परपेंडिकुलर है, ये वो कंपोनेंट है F2। तो देखिए अब F2 की वजह से इफेक्टिव कंपोनेंट जो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है दैट इज F2। तो F2 का टॉर्क हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए F2 को हमने यहां ड्रॉ किया है, लेकिन इसको आप यहां से यहां भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये लाइन इसके पैरेलल है। तो देखिए अब F2 की लाइन ऑफ एक्शन ये है और एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है। सो अब अगर आप देखें तो इस लाइन के और इस लाइन के दरमियान दिस इज नाउ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड वो F2 का मोमेंट आर्म है, लेकिन F का मोमेंट आर्म नहीं है ये। तो देखिए F को रिजॉल्व करने से हमें ये पता चल गया कि अब हमारा F2 कंपोनेंट जो है उसके लिए हम R वेक्टर के मैग्नीट्यूड को एज अ मोमेंट आर्म कंसीडर कर सकते हैं। सो टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू मोमेंट आर्म। तो देखिए फोर्स इंटू मोमेंट आर्म, फोर्स इज F2, दैट फोर्स विच इज प्रोड्यूसिंग द टॉर्क, and moment arm is magnitude of the position vector r. So F2 into r, according to that equation we can write torque as this. अब हम F2 फाइंड करने के लिए ये ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं, ट्राइंगल PMN। ये ट्राइंगल बन रही है इस फिगर में PMN, दिस ट्राइंगल दैट इज अ राइट ट्राइंगल। तो देखिए हमने F2 फाइंड करना है विच इज द परपेंडिकुलर ऑफ दिस ट्राइंगल, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है। तो अगर हम साइन ऑफ थीटा ले लें इस ट्राइंगल में तो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, दैट इज MN ओवर PN, MN ओवर PN। MN क्या है? F2 का मैग्नीट्यूड और PN क्या है? F का मैग्नीट्यूड। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट, F को वहां ले जाए मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो F2 इज इक्वल टू F साइन थीटा। ये हमारी पास F की वैल्यू आई है, F2 की वैल्यू आई है इन टर्म्स ऑफ F। ठीक है, तो देखिए इफेक्टिव कंपोनेंट F2 इज F साइन थीटा, वो आप यहां पुट कर दें इक्वेशन 2 में। तो देखिए टॉर्क इज इक्वल टू F2 की जगह आ जाएगा F साइन थीटा इंटू R एज इट इज। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं R इंटू F साइन थीटा, और वेक्टर फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे? टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू RF साइन थीटा, उसका मैग्नीट्यूड हो गया इंटू n यूनिट वेक्टर। n यूनिट वेक्टर उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, जो कि अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल R और F दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगी। तो देखिए हमने देखा था पहले वेक्टर प्रोडक्ट हमने पढ़ा था कि A क्रॉस B वो इक्वल होता है AB साइन थीटा इंटू n यूनिट वेक्टर। यहां पे हमारे पास आ रहा है RF साइन थीटा इंटू n यूनिट वेक्टर। सो वी कैन राइट दिस इन वेक्टर फॉर्म एज R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर। यानी अब हमारे पास फोर्स F है और उस फोर्स का पोजीशन वेक्टर R है। तो in terms of the force and the position vector we can write torque as the cross product of position vector and force vector. So torque is equal to R cross F, और ये वेक्टर प्रोडक्ट है R वेक्टर और F वेक्टर का। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आप लिख सकते हैं RF sin theta into n यूनिट वेक्टर। And it is also obvious here that torque is perpendicular to both R and F, यानी टॉर्क उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में R और F हैं। सो जनरली इसकी डायरेक्शन हम लेते हैं अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो टॉर्क पॉजिटिव लेते हैं हम, क्योंकि नेचुरल डायरेक्शन जितनी है दोज आर एंटी क्लॉकवाइज। और अगर बॉडी क्लॉकवाइज रोटेट करे तो टॉर्क इज टेकन एज नेगेटिव। तो क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए टॉर्क नेगेटिव होगा एंड एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव लेंगे हम टॉर्क को। ठीक है, और यहां पे देखें जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा है, तो इसी का यानी अभी मैंने पहले ही बताया था कि यहां पे हम फोर्स का वो कंपोनेंट कंसीडर कर रहे हैं जो R के परपेंडिकुलर है, विच इज F2, एंड दैट कंपोनेंट इज F साइन थीटा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में हम पैरेलल कंपोनेंट लेते हैं, जैसे हमने वर्क कैलकुलेट करते हुए देखा था। ठीक है, W इज इक्वल टू F डॉट D, वहां पे F डॉट D था, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट था। यहां पे पोजीशन वेक्टर और फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, सो दैट इज द टॉर्क ऑन अ रिजिड बॉडी, यानी जनरली हम ये कहते हैं दैट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ टॉर्क,
इसी से हमारे पास ये वाली इक्वेशन भी आएगी। आप इसको r क्रॉस f को जब एक्सपेंड करेंगे तो आप लिखेंगे r का मैग्नीट्यूड इंटू f का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, r एंड f के दरमियान एंगल कितना है, थीटा। ठीक है, सो इस तरह से हम किसी भी रिजिड बॉडी का जो टॉर्क है वो अगर हमें फोर्स पता हो, फोर्स वेक्टर और पोजीशन वेक्टर, वी कैन डिटरमिन द टॉर्क ऑन द बॉडी एंड दिस टॉर्क इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। फोर्स की वजह से वो बॉडी रोटेट होती है, दैट टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज नोन एज टॉर्क। ठीक है,